नमस्कार, मैं हूं अजय। अगले आधे घंटे में दिन की सभी बड़ी खबरें और सबसे पहले सबसे जरूरी खबर। अंधेरा जो छाया हुआ था वो छटेगा, बत्ती जलेगी। बिजली कर्मचारियों का आंदोलन खत्म। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस ले लिया है। काम पर अब लौटेंगे कर्मचारी। सरकार और कर्मचारियों के बीच करार हो गया है और इसके बाद अब निजीकरण का जो फैसला था, प्राइवेटाइज जो करना था पूर्वांचल वितरण निगम को, उसे 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। कहा गया है, बात ये हुई है दोनों पक्षों में, यानी सरकार और कर्मचारियों में। कर्मचारियों ने भरोसा दिलाया है कि हम पूरी तरह से सुधार लाएंगे, घाटे को कम करेंगे, जो नुकसान हो रहा है विभाग को वो नहीं होगी, जो लापरवाहियां बरती जा रही थी उन्हें हम खत्म करेंगे और 3 महीने में हालात बदलेंगे। सरकार ने इस भरोसे के बाद 3 महीने का और वक्त दिया है, जिसके बाद फिर से तय किया जाएगा कि आगे क्या हो। लेकिन फिलहाल ये हड़ताल इस बातचीत के बाद खत्म। सभी के साथ ये बात हुई कि भाई जो भी हमारा लक्ष्य है सुधार का, तो सब लोग मन वचन व कर्म से सुधार की तरफ लगेंगे और पूरी ताकत के साथ सुधार की प्रक्रिया को तेज करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो अगर कहीं पर व्यवस्था डिरेल होती है तो मजबूरी में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाता है। तो उसमें पूर्वांचल के संबंध में एक विचार ये भी चल रहा था कि बिजली दी जाने में क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये निश्चित रूप से ये विचार हुआ था, लेकिन अब वो विचार स्थगित हो गया है। और राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप, मीडिया में सच नहीं दिखाया जा रहा है, ये कहा राहुल गांधी ने। लोगों से सच छिपाया जा रहा है, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने। कहा कि संवैधानिक संस्थान सरकार के प्रभाव में हैं। सुनिए राहुल गांधी के आरोप। देखो, मैं अपना काम करता हूं। मैंने जैसे बोला, मीडिया कैप्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैप्चर्ड है, उनका उधर डोमिनेंस है। मगर किसान पर जो अत्याचार करते हैं, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे जो आक्रमण करते हैं, युवाओं के भविष्य पे आक्रमण जो करते हैं, उधर तो डोमिनेंस नहीं है ना। उधर मैं काम करता हूं। जब मुझे खाने को नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा, तो कभी ना कभी रियलिटी, सच्चाई तो बाहर आती है ना। मैं पेशेंट आदमी हूं, रुक जाऊंगा थोड़ी देर। और इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साध लिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की किसान यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से राहुल गांधी किसानों के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे देखती है मैम कि राहुल गांधी की किसान यात्रा को? देखिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस यात्रा निश्चित रूप से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निकालेंगे। इसमें आपको अचंभा क्यों हो रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ के हित में। होगा कि न्यूज़ 18 की एक टीम ने जब एक खबर कवर की थी कि दिल्ली में एक ट्रैक्टर को जलाया गया था, तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि कांग्रेस के वर्कर ने जलाया है। इसलिए मैं कह रही हूँ, कांग्रेस यात्रा अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निकालें तो इसमें आपको अचंभा क्यों है? कांग्रेस इसलिए व्याकुल है क्योंकि बिचौलियों का कारोबार बंद होता दिख रहा है उनको। मैम, इसके साथ साथ बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो हाथरस भी गए थे, उनका यह कहना है कि वो जब गिर गए थे तो वो नहीं गिरे थे बल्कि देश गिर गया था, देश को गिराया गया था। क्या कोई भी देश को गिराने की बात या कल्पना कर सकता है? और बहुत धन्यवाद। कैप्टन रमेश सत्ताकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो किसानों को लेकर के किसान बिल जो आया है, जो पास किया गया है, जो कानून बने हैं जिसमें मंडियों का विकल्प दिया गया है, सीधे बाजार को किसानों से जोड़ा गया है, इसको लेकर के बड़ी राजनीति और इसके खिलाफ अब राहुल गांधी की ये किसान यात्रा। और सीएम योगी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। शहीद वीरेंद्र सिंह के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी भी देगी। शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम पर एक सड़क भी बनेगी। अरुणाचल में शहीद हुए थे जवान वीरेंद्र सिंह। सीएम की श्रद्धांजलि। 50 लाख नकद, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर एक सड़क। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम ने श्रद्धांजलि देते हुए परिवार को इस मदद का ऐलान किया है।
अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए जवान वीरेंद्र सिंह और उनके परिजनों को सरकार 50 लाख का मदद देगी। हाथरस केस में हंगामा बढ़ता जा रहा है। आज फिर जांच के लिए न्यायिक टीम पहुंची। सीजेएम और अपर जिला जज ने गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मामले की पूरी जानकारी ली। वहीं करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू भी हाथरस पहुंचे, आरोपियों के परिवार से मुलाकात की। केस में दंगा कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है। मथुरा पुलिस ने मार्च टोल प्लाजा से 4 संदिग्धों को पकड़ लिया है, जिनका कनेक्शन पीएफआई सीएफआई से जुड़ा है। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, भड़काऊ साहित्य बरामद हुए हैं। आज हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों, गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या स्टेटस है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। तो हाथरस कांड में एसआईटी टीम कल रिपोर्ट सौंप सकती है। सीएम ने 1 हफ्ते में जवाब मांगा था, रिपोर्ट मांगी थी एसआईटी से। हाथरस कांड की एसआईटी जांच अंतिम दौर में है। कल सीएम योगी को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम ने केस की जांच की है। और हाथरस केस में न्यूज 18 एक बड़ा खुलासा कर रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। यह खुलासा चौंकाने वाला भी है। पीड़िता के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के फोन पर घंटों की बातचीत हुई। पुरानी जान पहचान इससे उभरकर सामने आ रहा है। दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बातचीत घंटों की भी है। न्यूज 18 के पास जो कॉल डेटा का रिकॉर्ड है, यानी कि बातचीत का कितनी बार हुई, जो इसका ब्यौरा है, उसके मुताबिक आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच लगातार बातचीत होती रही। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका भी नाम संदीप ही है और आरोपी का भी नाम संदीप है। दोनों नंबर के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग कुल मिलाकर 5 घंटे की बातचीत हुई है। इससे ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या दोनों परिवार के किसी न किसी सदस्यों के बीच गहरी बातचीत होती थी, लंबी बातचीत होती थी और वो बातें क्या थी। ये कि मैं आपको नंबर भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास वो नंबर भी मौजूद है। शायद आप उस नंबर को पहचान पाएं या पहचानने की कोशिश कर पाएं। ये देखिए, आपके पास है डिटेल? यस, मेरे पास वो नंबर भी है जो कॉल डिटेल सामने आई है। हाँ बिल्कुल, नहीं भेज नहीं पाऊंगी लेकिन मैं दिखा जरूर दूंगी आपको। और मैं बिल्कुल दिखाऊंगी आपको। देखिए वो नंबर शायद आपके पास, अपन मोबाइल निकालिए अपना, मैं दिखाती हूँ आपको। उसमें ये कहा गया है कि आपकी और पीड़िता का जो भाई है, यानी कि आप दोनों की बातचीत संदीप के साथ लगातार हुई है। ये देखिए, मेरे एक बार कॉल डिटेल निकालवा दीजिए। ये देखिए, ये नंबर क्या पहचानते हैं आप? नहीं, नंबर तो मेरे को कौन सा है? ये वाला नंबर है? हाँ। अच्छा, इस कॉल डिटेल है इसकी? नहीं, कॉल डिटेल ये तो ये छोड़ दीजिए। किससे बात करी गई? हाँ, किससे बात करी गई ये पता है? नहीं, किससे बात करी गई ये नहीं, लेकिन आप देखिए साफ साफ ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? 98 97 96 21। ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है जी। आपने स्वीकार किया? दिखाइए। नहीं, वो ठीक है, वो बस ये देखिए, क्या आपने स्वीकार किया? ये आपका नंबर है? नहीं, ये वाला ये नंबर तो आपका है ना जी? ये तो अभी आपने कहा ये आपका नंबर। तो जिस नंबर को अभी पीड़िता के भाई ने माना कि उन्हीं का नंबर है, इसी नंबर से आरोपी के एक नंबर से घंटों की बातचीत है। इससे कई सवाल खड़े हुए हैं और हाथरस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से क्या दलीलें दी गई और कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस की सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा मामले की सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। याचिकाकर्ता के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि निष्पक्ष जांच में रुकावट के हालात पैदा किए जा रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने मांग की कि केस दिल्ली ट्रांसफर हो और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। तुषार मेहता ने अपील की पीड़ित परिवार को यूपी सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि मामला भयावह है,
हम सुनवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केस शॉकिंग है। यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को ध्यान दिलाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार से मुआवजा बढ़ाने को लेकर बातचीत दूसरे लोगों ने भी की है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यूपी सरकार को 3 मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करना होगा। गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है। और इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये कि खुद अब यूपी की सरकार जो सवालों के घेरे में थी पूरी राजनीति के बीच, वही कह रही है कि इस मामले के निष्पक्ष न्याय के लिए सीबीआई से जांच हो और सुप्रीम कोर्ट इस जांच की निगरानी करे। लेकिन आपने देखा कि इंदिरा जयसिंह जो कि विरोधी वकील थी वो कह रही थी कि नहीं, हाईकोर्ट में ही जांच होने दिया जाए। इसके क्या मायने हैं? और इस केस में सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। सभी पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हाथरस की घटना, इसमें पीएफआई या अन्य संगठनों ने फंडिंग देके जाति युद्ध कराना चाह रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। क्या तब उत्तर प्रदेश सरकार सो रही थी? गुप्तचर विभाग सो रहा था, इंटेलिजेंस सो रहा था, पुलिस सो रही थी कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आदरणीय योगी जी सुरक्षा और कानून का राज स्थापित किए हैं, विकास कर रहे हैं, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। अभी तक ये सांप्रदायिक दंगे कराकर अपना तुष्टीकरण और अपनी राजनीति साधते थे, आज ये जातिगत दंगे कराने पर उतर आए हैं। जिस तरह का आपने देखा पोर्टल्स बनाए गए हैं, जिस तरह की वेबसाइट्स पर भड़काऊ भाषण और पोस्ट डाली जा रही हैं, तमाम पत्रक ऐसे डाले जा रहे हैं जिससे लोगों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। योगी जी आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा तो उसको आप कहेंगे कि लोग साजिश कर रहे हैं? अरे जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और वो कार्रवाई हो रही है साजिश करने वालों के खिलाफ। ऐसी हाथरस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हाथरस मामले में ये 4 संदिग्ध जो गिरफ्तार हुए हैं, मथुरा पुलिस ने इन्हें मां टोल प्लाजा से पकड़ा। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त ये गिरफ्तारी हुई। और ये कौन है? वही साजिश करने वाले जिसने गिरफ्तार करने की बात सुनील साजन कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता। ये पीएफआई और सीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनके पास से मोबाइल मिला है, लैपटॉप मिला है, भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया गया है जिनके जरिए लोगों को उकसाने भड़काने की दंगे के लिए कोशिश हो रही थी, जैसा यूपी पुलिस ने दावा किया है। और विपक्ष के विरोध पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश होकर रहेगा। दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। ये नकारात्मक सोच डेवलपमेंट को रोकती है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष की इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। और हाथरस में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आरएलडी ने 8 तारीख को महापंचायत बुलाई है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर आरएलडी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेगी। महापंचायत को सफल बनाने के लिए बागपत में आरएलडी कार्यकर्ता अभियान चला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पंचायत में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। और रियासत थी, कश्मीर की थी, दुख बांटने गए। सरकार ने सुनियोजित तरीके से उन पर लाठीचार्ज करवाया। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठियां पड़ी। हम ये सहन नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। लाठी छोड़, आप हमें फांसी चढ़ा दो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा इस देश के अंदर। आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से अपनी पुरानी दोस्ती निभा रही है, उन्हीं की नीतियों पर काम कर रही है। हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जिससे सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटे। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज हाथरस पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री रामदास अठावले हाथरस पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अठावले ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है और यूपी सरकार पहले ही पीड़ित परिवार को 25 लाख की सहायता राशि और बेटे को सरकारी नौकरी देने की बात कह चुकी है। मतलब जो आरोपी है तो आरोपियों को मतलब जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं और उनको टारगेट करने का विषय नहीं है। कोई ठाकुर समाज, हमारा समाज है, ठाकुर समाज को टारगेट की बात नहीं है। उन्होंने सवर्ण समाज के आरोप ठाकुर समाज से निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बोला था कि मैं आज इधर जा रहा हूँ तो यहाँ की जो परिस्थिति है मैं उनको बताऊँगा और यहाँ खाली एक मांग है कि भाई डीएम के ऊपर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके संबंध में जरूर मैं सीएम से बात करूँगा, लेकिन अभी पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले ली है। अठावले बोले पीड़ित परिवार ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, इसको लेकर वो सीएम योगी से बात करेंगे। दिन की और बड़ी खबरें कुछ ही पलों में। रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 5,512 करोड़ का निवेश करेगी। इससे उसे 1.2% की हिस्सेदारी मिलेगी। हाल के दिनों में 7 कंपनियों ने 8 निवेश अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में किए हैं। सहयोगी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस रिटेल में ये निवेश हुए हैं। 7 कंपनियों ने जो किए हैं। अब तक रिलायंस रिटेल में विभिन्न कंपनियों ने 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इससे अलग अलग कंपनियों को रिलायंस रिटेल में कुल 9% हिस्सेदारी मिली है। कोरोना संकट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में दुनिया भर की कंपनियों की ओर से किए जा रहे निवेश का सिलसिला जारी है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल वेंचर में 1.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। तो रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 5,512 करोड़ का निवेश करेगी। इससे उसे 1.2% की हिस्सेदारी मिलने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में 7 कंपनियों ने 8 निवेश अब तक किए हैं। तो जारी है यहां खबरों का सिलसिला कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।